हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इंडक्शन मशीन के सेक्शन से इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम जैसे कि गेट, ईएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम्स, एई, जेई, महाट्रेन, ट्रांसको, डिस्को, जेनको, एमपीपीएससी, सारे एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द रोटर वाइंडिंग टर्मिनल्स आर बाउट आउट थ्रू स्लिप रिंग्स टू। यानी कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, जैसे कि हम लोग वॉन रोटर इंडक्शन मोटर भी करते हैं, WRIM भी बोलते हैं, उसमें स्लिप रिंग्स दिया रहता है। किस चीज के लिए दिया है, उसका पर्पस क्या होता है? तो जो आप अगर मोटर कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा इस तरह से दोस्तों, तो ये मोटर होता है, जो रोटर होता है उससे जो शाफ्ट निकल आता है उसमें 3 स्लिप रिंग कनेक्टेड रहता है। उसको रोटर से कनेक्ट किया जाता है रनिंग कंडीशन में स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कट ऑफ किया जाता है। उसका पर्पस हम आगे पढ़ेंगे। तो उसका क्या पर्पस होता है, तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा देखते हैं। क्या होता क्या है कि अगर इंडक्शन मशीन में हम लोग 3-phase सप्लाई स्टेटर को देते हैं, तो रोटर में एयर गैप पावर डेवलप होता है, जिसको हम लोग एयर गैप पावर कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रोटर ईएमएफ इंटू रोटर करंट इंटू कॉस ऑफ थीटा 2। ये जो थीटा 2 होता है वो होता है रोटर का जो सेकेंडरी सर्किट होता है, जिसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। हमारा लीकेज रिएक्टेंस सेकेंडरी यानी रोटर का, और हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये हमारा E2 यानी कि रोटर में पावर डेवलप, ठीक है, ईएमएफ डेवलप। तो इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसको आगे आगे हम लोग देखेंगे डिटेल एनालिसिस में। तो अब ये E2 इंटू I2 इंटू कॉस थीटा 2, तो इसमें जो हमारा कॉस थीटा 2 होता है वो आउटपुट पावर फैक्टर होता है, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस यानी रोटर का जो रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस यानी कि R² प्लस SX का होल स्क्वायर, वेयर S क्या है, स्लिप है, ठीक है। स्लिप के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्लिप क्या होता है दोस्तों, कि जो इंडक्शन मशीन होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं रोटेट करता है। सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 120F/P, लेकिन उससे थोड़ा कम स्पीड पे ये रोटेट होता है, तो इसे स्लिप कहते हैं। तो स्लिप का फॉर्मूला होता है जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड माइनस जो उसका रोटर का ओरिजिनल स्पीड होता है डिवाइडेड बाय NS। तो ये स्लिप यहाँ पर ही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो इस फॉर्मूला से हमारा जो पावर गैप है, एयर गैप पावर है, वो क्या होगा, E2 इंटू I2 इंटू कॉस थीटा 2 यानी कि R2/Z, रेजिस्टेंस बाय Z डिवाइडेड बाय, तो Z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R² प्लस SX का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे केस में अब हम ऊपर नीचे S से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम S से डिवाइड कर दें तो ये S कॉमन कैंसिल हो जाएगा और ये R/S का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आने से क्या होगा, देखिए, अब इसमें इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, ये जो एयर गैप पावर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E2 डिवाइडेड बाय, अगर हम नीचे डिनोमिनेटर को नीचे लेके आए, R डिवाइडेड बाय S का होल स्क्वायर प्लस X² इंटू I2 इंटू R/S, ओके। तो ये जो हमारा है ये I2 करंट ही है। तो इसका मतलब है कि एयर गैप पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P एयर गैप पावर, उसको हम लोग लिख सकते हैं I2 का होल स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय S। ये हमारा एयर गैप पावर हुआ, ठीक है। अब जो टॉर्क है, तो हमारा जो हमारा रिजल्टेंट टॉर्क होता है या जो हमारा ग्रॉस टॉर्क होता है, उसको हम लोग लिखते हैं एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो अब एयर गैप पावर को हम इस फॉर्मूला से रखते हैं, तो I2 का होल स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय S इंटू ओमेगा ऑफ S। अब आप इसे देख सकते हैं कि जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस के। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रोटर रेजिस्टेंस के, ठीक है, कांस्टेंट स्लिप पे। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर अब अगर हमें स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है, स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब जब इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है उसके केस में स्लिप का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग में रोटर की कोई स्पीड नहीं होती है, तो NR 0 होता है। तो स्लिप का फॉर्मूला हमने देखा है NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। अब NR का स्पीड 0 होने से वो क्या हो गया, ये 0, S का वैल्यू क्या हो गया, 1, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में अगर टॉर्क को मैक्सिमम करना है यानी स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है, तो अगर हम लोग रोटर में कुछ रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में ऐड कर जो हमने स्लिप रिंग के थ्रू देखा था, वो कुछ वैल्यू को ऐड करने से जो टॉर्क है स्टार्टिंग टॉर्क वो बढ़ जाता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है, वो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है स्टार्टिंग स्लिप रिंग्स का, कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अक्रॉस देम ड्यूरिंग स्टार्टिंग, उससे क्या होता है, टॉर्क बढ़ जाता है, ठीक है। फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द स्लिप रिंग्स इन इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन में मटेरियल क्या होता है स्लिप रिंग्स में, तो फॉस्फोरस ब्रोंज होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर वाइंडिंग ऑफ ए थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैविंग डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर मस्ट बी कनेक्टेड इन, किसमें कनेक्टेड करना चाहिए, तो डेल्टा और स्टार अकॉर्डिंग टू द नीड। देखिए जो जो रोटर है उसको हम लोग अगर स्टार में रखते हैं तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि रोटर को अगर स्टार में रखने से स्लिप रिंग भी स्टार में कनेक्टेड करके हम लोग स्लिप रिंग के थ्रू एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाता है, उससे क्या होता है हम लोग का स्टार्टिंग में टॉर्क अच्छा हो जाता है और स्पीड भी रेगुलेट होता है। स्पीड क्यों रेगुलेट होता है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने से हमारा स्लिप का जो वैल्यू है उस स्लिप का वैल्यू बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा स्पीड का कंट्रोल होता है, स्पीड अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, स्लिप का वैल्यू बढ़ने से स्पीड रिड्यूस हो जाता है, तो उससे क्या होता है हम लोग स्पीड को एज वेल एज जो स्टार्टिंग में टॉर्क है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या स्टार्टिंग टॉर्क हमको ज्यादा चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने से जो स्टार्टिंग करंट का वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है, और हमें ये डिजायर स्टार्टिंग में, आपको पता है कि इंडक्शन मशीन में जो स्टार्टिंग में करंट होता है नॉर्मली 5 to 6 टाइम्स आता है। ठीक है, तो उसको रिड्यूस कर देता है, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं अगर स्टार में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो इसको हम लोग डेल्टा से डायरेक्ट कर रोटर को हम लोग डेल्टा में रखेंगे, उसमें हम लोग स्लिप रिंग ऐड करने का कोई प्रोविजन नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू द नीड हमें डेल्टा या स्टार में इसको हम लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ब्रशेज आर कनेक्टेड टू, ब्रशेज किससे कनेक्टेड होता है, ब्रशेज कनेक्टेड होता है एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर में। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली देखा था पर्पस क्या है, किससे हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके क्या करते थे, पहला जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्पीड जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा जो स्टार्टिंग करंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जो बहुत ही डिजायरेबल होता है रेजिस्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ थ्री फेज वॉन रोटर इंडक्शन मोटर द शॉर्ट सर्किट गियर इज यूज टू शॉर्ट सर्किट द, किसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए गियर के यूज किया जाता है, रोटर एट स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स को करने के लिए क्या सकता है। उसमें क्या करते हैं उस गियर में कि रोटर को इनिशियली एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे लगाते हैं, ऐड करते हैं, जिसका बेनिफिट हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, और धीरे धीरे रनिंग कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग कंडीशन तो ये डिजायरेबल है क्योंकि लेकिन रनिंग कंडीशन में अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस में कनेक्टेड है रोटर में तो उसके लिए आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाता है और मोटर अननेसेसरी का हीट हो जाता है। इसके लिए हम लोग इस रेजिस्टेंस को बारी बारी ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनइवन गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू काउज, अनइवन गैप क्या काउज करता है, तो जो देखिए अनइवन गैप क्या काउज करता है, हीटिंग ऑफ द मोटर और अनबैलेंसिंग ऑफ मोटर शाफ्ट। कैसे हीटिंग ऑफ मोटर कैसे होता है, देखिए अगर अनइवन गैप रहा, मान लीजिए कि ये स्टेटर है, अगर इसके अंदर भी हम लोग देखें, मान लीजिए कि स्टेटर का फ्रेंस है और ये है हमारा रोटर, ये रोटर है। ठीक है, अगर इस जो एयर गैप है वो अनबैलेंस हो, यानी कि एक साइड में मान लीजिए ये थिक है एक साइड में थिन है, इस तरह करके है। ठीक है, एक तरफ गैप ज्यादा एक तरफ गैप कम है। ठीक है, तो उसी केस में क्या होगा कि अनबैलेंसिंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स का अनबैलेंसिंग होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है तो अनबैलेंसिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर जो होगा जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्ट करेगा और एक थोड़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अनबैलेंस होगा, अनइवन नहीं होगा। तो उसी केस में क्या होगा कि ईडी करंट लॉसेस और जो हिस्टेरिसिस लॉसेस है वो हमारे बढ़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि ईडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस बढ़ने से क्या होगा कि मोटर में हीटिंग होगी, तो मोटर में हीटिंग होगी, और दूसरी अनबैलेंसिंग मोटर शाफ्ट होगी, क्योंकि अगर एक गैप ज्यादा एक गैप कम है तो फिर क्या होगा उसके बियरिंग्स पे लोड बढ़ेगा, और अनबैलेंसिंग होने से मोटर का शाफ्ट डैमेज भी हो सकता है। तो हीटिंग ऑफ द मोटर और अनबैलेंसिंग ऑफ मोटर शाफ्ट, ये दो चीज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A smaller air gap in a polyphase induction motor helps to, तो क्या करता है स्मॉलर एयर गैप होने से, तो करता है रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। कैसे, देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट होता है जो कि स्टेटर को चाहिए होता है फ्लक्स को सेटअप करने के लिए, और उसी फ्लक्स के थ्रू आगे वो ईएमएफ जनरेट होता है और आगे का जो इंडक्शन मशीन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होता है। ठीक है, तो वर्किंग फ्लक्स को सेट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत होती है। अब देखिए क्या होगा कि अगर अगर एयर गैप कम है, ठीक है, तो फ्लक्स जो है वो लिंकेज ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग में जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। अगर ये एयर गैप बढ़ गया तो ये जो स्टेटर का फ्लक्स है जो रोटर तक कम पहुंचेगा, तो उसके लिए वो फिर क्या करेगा, स्टेटर ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा सेम फ्लक्स का सेटअप के लिए, क्योंकि फ्लक्स तो वो कांस्टेंट रखना है, तो सेम फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करेगा। तो इसका मतलब है क्या कि अगर एयर गैप को कम रखा जाए तो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो डिमांड है होगी स्टेटर के द्वारा वो कम हो जाएगी फ्लक्स सेटअप के लिए। तो स्मॉलर एयर गैप से क्या होगा, रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। वैसे वर्ता अगर गैप को हम लोग बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग द एयर गैप ऑफ अ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर वुड रिजल्ट इन, तो किस चीज के लिए रिजल्ट होगा, तो इंक्रीज इन द मैग्नेटाइजिंग, अभी हमने देखा था कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, एयर गैप को इंक्रीज करें तो क्या होगा, तो एयर गैप को इंक्रीज करने से क्या होगा, इट्स पावर फैक्टर विल रिड्यूस और इट्स ब्रेकडाउन टॉर्क विल रिड्यूस। कैसे होता है देखिए बताता हूं मैं। देखिए अगर आप इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल देखेंगे, उसका फेजर डायग्राम देखेंगे, तो ये हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज V1 होता है, ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज V1 है, ये हमारा फ्लक्स डेवलप्ड है, इसके अलोंग जो कंपोनेंट होता है नो लोड कंपोनेंट, वो IM होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जैसे आपने ट्रांसफार्मर में देखा था, इसके अक्रॉस कोर लॉस कंपोनेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट होता है वो होता है नो लोड करंट। ठीक है, ये हमारा होता है थीटा, ये नो लोड पावर फैक्टर बताता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो करंट आता है उसको बैलेंस करने के लिए हमारा कंपनसेटरी में करंट आता है यहाँ पर I2 डैश, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है हमारा जो प्राइमरी करंट होता है वो, यानी कि इनपुट पावर फैक्टर थीटा 1। ठीक है, अभी क्या होगा, देखिए अभी क्या होगा कि हम लोग एयर गैप को बढ़ा दे रहे हैं, एयर गैप को बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट का डिमांड है वो बढ़ गया। अब ये आई का एम का वैल्यू बढ़ गया, सपोज यहाँ था, अब ये आई एम का वैल्यू यहाँ आ गया, आई एम दूसरा आई एम का वैल्यू, तो वो क्या करेगा कि जो थीटा को है वो और नीचे की ओर ड्रैग करेगा। ठीक है, अब समझिए कॉन्सेप्ट से, तो आई एम का वैल्यू होने से ये तो रिजल्टेंट में जो ये थीटा है उसका एंगल बढ़ जाएगा। अब वो आई नॉट यहाँ होगा तो वो थीटा नॉट यहाँ होगा, तो एज ए रिजल्ट जो हमारा थीटा 1 है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। अब जब थीटा 1 बढ़ जाएगा, एंगल में आपको पता है कि कॉस थीटा 1 में अगर थीटा 1 बढ़ गया तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो घट जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट है ब्रेकडाउन। अगर एयर गैप का इंक्रीज किया जाए तो यूजफुल फ्लक्स जो दोनों के बीच में लिंकेज है वो कम हो जाएगा। फ्लक्स वीक होने के कारण जो उसको टॉर्क डेवलप करना चाहिए वो टॉर्क डेवलप भी कम कर पाएगा, तो इसके लिए वो टॉर्क का भी वैल्यू घट जाएगा, तो ब्रेकडाउन टॉर्क भी घट जाएगा। तो इसमें COD दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन एन इंडक्शन मोटर इन्फ्लुएंसेस द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को मैक्सिमम एक्सटेंट तक कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो इन्फ्लुएंस करता है रेडियल लेंथ ऑफ एयर गैप, यानी एयर गैप के बीच का लेंथ है वो इन्फ्लुएंस करता है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन इंडक्शन मोटर द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी इज यूजुअली केप्ट लो सो एज टू, एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी को लो किया जाता है, क्यों किया जाता है, देखिए एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी लो होने से क्या होगा कि मैग्नेटाइजिंग करंट का जो रिक्वायरमेंट है वो लो हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। अगर किसी भी मोटर में एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी यानी बी उसको हम लोग कम रखते हैं तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर मोटर में मैग्नेटाइजिंग करंट का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। अब मैग्नेटाइजिंग करंट का रिक्वायरमेंट कम होने से क्या होगा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जो पावर फैक्टर है वो इंप्रूव हो जाएगा, तो लो एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी रखने से क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज फ्लक्स इन एन इंडक्शन मोटर इज, लीकेज फ्लक्स इंडक्शन मोटर में क्या होता है, फ्लक्स दैट लिंक्स द स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग बट नॉट बोथ। जैसे क्या होता है दोस्तों, ये स्टेटर है, इसमें हम लोग जब 3 फेज सप्लाई डालते हैं, बैलेंस 3 फेज सप्लाई, तो इसके जो वाइंडिंग्स होते हैं, जो आर्मेचर होता है उसमें फ्लक्स डेवलप होता है। वो जो फ्लक्स का डायरेक्शन होता है वो फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे आता है ना, तो कुछ जो फ्लक्स होता है वो रोटर के सरफेस में भी जब EMF डेवलप होता है तो उसमें भी फ्लक्स डेवलप होगा। अब ये दोनों फ्लक्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बीच का फ्लक्स, लेकिन कुछ जो फ्लक्स है ये फ्लक्स इस पर्टिकुलर फ्लक्स से इंटरेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे, तो उसका मतलब है कि फ्लक्स जो स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग में लिंक होता है बट दोनों में लिंक नहीं होता है, यानी ये जो रेसिडुअल बच जाता है, ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स को हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है जो गलत है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए ये जो है हमारा वो स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है और ये हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि हम लोग क्या डालते हैं उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डालते हैं स्लिप रिंग के थ्रू, तो उससे क्या होता है स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाता है ना, जैसा हमने देखा था पहले क्वेश्चन में, तो उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये गलत है। जबकि तीनों स्टेटमेंट सही है, इट हैज नो कम्यूटेटर स्लिप रिंग नहीं है, इट इज प्रोवाइडेड विद केज रोटर जो कि सिंपल रोबस्ट है, बिल्कुल सही है, 90% इंडक्शन मोटर ऑफ दिस टाइप बिल्कुल सही है, तीनों सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वोंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर बाय, किसी से डिस्टिंग्विश होता है तो प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग्स, यानी कि वोंड रोटर इंडक्शन मोटर में क्या होता है,
स्लिप रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके 3 स्लिप रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 स्लिपिंग प्रेजेंट होता है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मोटर को कहीं से लाया जाता है, उसके रोटर के लिए स्लिपिंग अलग से दिया होता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वूंड रोटर इंडक्शन मोटर है। अगर वो केज टाइप का होगा तो वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर था। उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है दोस्तों, इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, अब जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंडक्शन मोटर्स नॉर्मली, इंडक्शन मोटर के लिए नॉर्मली क्या होता है, द स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई एंड द रोटर वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड। तो शॉर्ट, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, उससे क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के जो स्टेशनरी कंडक्टर उसको कट करता है। जो रोटर को सिंस हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप होता है इस पर्टिकुलर फील्ड के चलते, उसके थ्रू इसमें करंट फ्लो होता है। अब जब इसमें करंट फ्लो होता है और ये जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करता है, और करंट का कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है, तो इस डायरेक्शन में होता है। तो उसके चलते फिर क्या होता है, वो रोटेट होने लगता है, उसको कैचअप करना चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।